तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रीस्टार्ट चैनल। ठीक है, आज आप जानते हैं हम लोगों ने न्यू सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम है फटाफट सीरीज, है ना। मतलब समझ रहे हो कि आपका रिवीजन तुरंत से तुरंत कराएंगे, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी कराएंगे। बट शर्त सिर्फ इतनी है कि आपने चैप्टर पहले से पढ़ा होना चाहिए। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा और उन्हें लग रहा है कि 10-15 मिनट में उनका ये चैप्टर हो जाएगा, तो देखो मैं पहले ही बोल देती हूँ, ऐसा नहीं होने वाला है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अगर आपको ये सीरीज देखनी है या आपको ये लेक्चर देखना है, तो आपको इंश्योर करना है कि आपने पहले से ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। आपने पहले से ये चैप्टर पढ़ा हुआ है और आप रिवीजन कर रहे हो। सो आई डोंट थिंक इससे बेटर कोई चीज है। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए हो कि हमें क्या करना है एग्जैक्टली। हमको पहले लेसन पढ़ना है। शॉर्टकट लेके सिर्फ यही लेक्चर देख के हम फुल मार्क्स ले आएंगे, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है ना। तो आपको चैप्टर पढ़ना है और फिर ये वाला वीडियो देखना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फिर लाइफ प्रोसेसेस हमारा चैप्टर। अच्छा देखो, जल्दी जल्दी पढ़ना है इसको। तो देखो 4 मेजर हमारे प्रोसेसेस हैं। न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, लास्टली एक्सक्रीशन है। ये 4 प्रोसेसेस आप इंसानों में, माने जानवरों में तो पढ़ेंगे, साथ में पौधों में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जितनी भी ये चारों प्रोसेसेस हैं ये हम एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स में भी पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर समाप्त। ठीक है, शुरुआत करते हैं न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन में आप क्या देखते हैं, सबसे पहले 2 तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं। आप जानते हो या भली भांति जानते हो कि 2 तरीके के न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक में ट्विस्ट क्या था 10th क्लास के लिए कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के साथ कीमोसिंथेसिस भी आ गया था, है ना। फोटोसिंथेसिस के साथ कीमोसिंथेसिस भी आ गया था। तो इसको एक बार लिख लेंगे फटाफट से, रिवाइज कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या देखा, फोटोसिंथेसिस। मैं नहीं बताऊंगी यार आपको फोटोसिंथेसिस क्या होता है, बट हाँ यहाँ पर जो हमारी लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है जी किस में, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, ये होता है। देन इस केमिकल एनर्जी से फूड वो बनाते हैं। और दूसरा आपने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या पढ़ लिया, दूसरा था हमारा कीमोसिंथेसिस, है ना। दूसरा था हमारा कीमोसिंथेसिस, माने कि इधर क्या हो रहा था, इधर कोई लाइट एनर्जी रिस्पॉन्सिबल नहीं है या अपने पे अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पे सारा काम चल रहा है केमिकल्स का, इसलिए लिखा है कीमोसिंथेसिस। समझ रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ पे केमिकल से सिंथेसिस कराना है। तो यहाँ पे कोई लाइट एनर्जी इंवॉल्व नहीं है, बट यस यहाँ पर केमिकल एनर्जी प्रेजेंट होती है। केमिकल एनर्जी को यूज करके वो फूड बनाते हैं। केमिकल एनर्जी को यूज करके वो फूड बनाते हैं, मतलब इनका ही शॉर्टकट मेथड है। यहाँ पे ऊपर वाले फोटोसिंथेसिस वाले थोड़ा लंबा प्रोसीजर में जा रहे हैं, है ना, कि पहले भैया लाइट एनर्जी लेंगे, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाएंगे, फिर फूड बनाएंगे। ये बोल रहे हैं सीधी बात, नो बकवास, हम सीधा केमिकल एनर्जी से फूड बना देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस में आप जानते हो ऑल द ग्रीन प्लांट्स, उनमें फोटोसिंथेसिस होती है। और कीमोसिंथेसिस के लिए आपको याद रखना है सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सल्फर बैक्टीरिया या फिर मीथेनोजेंस भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, मीथेनोजेंस जो काऊ के गट में होते हैं। स्पेलिंग जरूरी है भैया, मीथेनोजेंस। अच्छा यहाँ पे एक और चीज मिसिंग कर दी मैंने, यहाँ फूड लिख देती हूँ, फूड, है ना। अब ये पूरा हो गया। तो ये हमने देख लिया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें क्या है, जो प्राणी है, जो ऑर्गेनिज्म है, अपना खाना खुद बना रहा है। ठीक है, अब इसको ये मत समझ लेना कि किचन में जाके हम भी तो खाना खुद बना ही लेते हैं, वो नहीं होता यार। आपका बेसिक चीज समझो कि ये सिंपल रॉ मटेरियल से खाना बना रहे हैं, और जो खाना ये बना रहे हैं ना वो इस्तेमाल करके आप फिर फर्दर खाना बना रहे हो। ठीक है, तो इस चीज को समझो। ये हो गया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमने पढ़ना था फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन बना है सैंपल पेपर में, अगर आपने देखा हो, इस बार पूछ लिया भैया स्टेप्स बता दो। तो 3 स्टेप्स हैं, फटाफट से यहाँ पे देख लेंगे। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस सैंपल पेपर में आया है भैया, पढ़ लो इसको, याद कर लो। ठीक है, सबसे पहले तो आपने जिसने मेरा लेक्चर देखा इसको पता है पौधे कैसे बैठे रहते हैं, ऐसे जादू की तरह, है ना। क्यों, धूप चाहिए उनको, धूप चाहिए तो अब्जॉर्प्शन होना है लाइट एनर्जी का, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, बार बार बोलती हूँ कि मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकती हूँ, आप नहीं कर सकते हो। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज करके आओगे तो मार्क्स गवा बैठोगे। ठीक है, तो मत करना। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप आपने अब्जॉर्प्शन तो कर लिया, अब इसे कन्वर्जन करा दो। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, ये कन्वर्जन करा दिया आपने, है ना। ये हो गया। सेकंड स्टेप में एक और चीज हो रही होती है, 2 स्टेप साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। ठीक है, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी तो हो ही रही है, साथ ही साथ यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी हो रहा है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, क्योंकि भैया अगर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है, तो ये भी होना जरूरी है। ऑक्सीजन जो बाय प्रोडक्ट निकलता है फोटोसिंथेसिस में, वो यहीं से आता है। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, जो कि आखिरी हमारा स्टेप है। भैया कन्वर्जन करा दो यहाँ पर दोबारा से, किसका कन्वर्जन करा दो, कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन करा दो इनटू कार्बोहाइड्रेट।
ठीक है। बेसिकली यहाँ रिडक्शन होता है, रिडक्शन देखने को मिलता है हमें, ऑक्सीजन लूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गेन करता है, इसी को रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। देखा मैंने केमिस्ट्री भी पढ़ा दी थोड़ी थोड़ी यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, जो कि एक्चुअल फूड होता है प्लांट का। तो ये 3 स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे मेरी तरह मत लिख कर आना, पहले ही चेतावनी दे रही हूँ, मार्क्स कट जाएंगे। प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट के तरीके से लिख के आना, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इतनी सी बात ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, ठीक है। अब आ जाओ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है कि भैया ये है एहसान फरामोश लोग, ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, कि मतलब इनको खाना खाना है तो कोई और इनको खाना बनाकर देगा, रॉ मटेरियल्स लाकर देगा। अब इसमें भी टाइप्स हैं जी, इसमें क्या क्या टाइप है। पहला टाइप देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक तो सारे जितने भी फंजाई है ना, जितने भी ये फूंदी, फुफुंदी जो भी बोलते हैं हिंदी में, फुफुंदी बोलते हैं मेरे ख्याल से, हाँ। तो जितने भी ये फंगस होते हैं ना, इन सब में ये वाला न्यूट्रिशन देखने को मिल जाएगा। करते क्या है, ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को उससे डायरेक्टली अब्सॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स, समझ रहे हो। इनके अंदर भी नहीं जा रहा खाना, इनके आसपास कोई डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पड़ा है, उसी पे केमिकल सिक्रीट करते हैं, वहीं पे उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उनको डायरेक्टली अब्सॉर्ब करते हैं। एकदम सिंपल बात, नो बकवास, वही सिस्टम है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज याद क्या रखनी है, एग्जांपल याद रखेंगे, किस में होती है, फंगस में होती है, मशरूम में देखने को आपको मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद क्या रखनी है आपको, कि भैया डाइजेशन इनकी बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, डाइजेशन इज हैपनिंग आउटसाइड देयर बॉडी, इस चीज को याद रखना है ना। दूसरा फिर हमने कौन सा देख लिया यहाँ पे, दूसरा हो गया जी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तो वो वाले हैं सर, हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे। हालांकि यहाँ होता उल्टा है, पहले सनम को ले डूबते हैं, फिर खुद भी डूबी जाते हैं, क्योंकि सनम नहीं बची तो ये भी नहीं बचेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के या तो अपर सरफेस पर रहते हैं या उसके बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है। कहीं पर भी रहे, एक तो उससे शेल्टर लेते हैं, ठीक है। वो जो खाना खाता है, वो जो ऑर्गेनिज्म खाना खा रहा है, उसी का खाना भी लेके छीन के खा रहे हैं और उसको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात, यहाँ क्या क्या हो क्या रहा है, समझ लो कि इंसानों के इंटेस्टाइन में कुछ वर्म्स पाए जाते हैं, पैरासिटिक वर्म्स पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, इंसान की आंतों में रहते हैं, इंटेस्टाइन में रहते हैं, इंसान जो खाना खा रहा है वही खाना वही खाई जा रहे हैं, ठीक है। इंसान की जो इंटेस्टाइन है उसकी वॉल पे छेद कर दे रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, वो रह रहे हैं वहां पे, खाना भी वहीं से ले रहे हैं और उधर नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, और ये नहीं सोच रहे हैं भैया कि ये मरेगा तो मैं भी तो मर ही जाऊंगा। इतना दिमाग कौन लगाए, ठीक है। सो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है, जिस थाल में खाना खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करते हैं और उसी से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई। एग्जाम्पल्स यहाँ पे याद रख सकते हो, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल्स है, बालों में जूं हो जाना है ना, या फिर डॉग्स पे आप देखते हो टिक्स हो जाते हैं, टिक्स फ्ली हो जाते हैं, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। तो बेटा यहाँ पर मैं बता तो ऐसे रही हूँ, बट आपको ये रिवीजन हो रहा है ना, तो ये दिमाग में खटकना चाहिए, हाँ मैम सही बोल रही हैं या हमने यही पढ़ा है, ठीक है। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये होता है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए हैं, फ्ली ले लो, टिक्स ले लो, फ्लाइस ले लो, सब पैरासाइट्स है। प्लांट का भी पैरासाइट होता है, अगर आपको याद हो तो कस्क्यूटा, तो कस्क्यूटा भी याद रख लें। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओहो, एक तो सेशन आज जल्दी कराना और ये मेरा साथ नहीं दे रहा है आज, ठीक है जी। अब कौन सा है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होल फूड लेते हैं इसमें, हम कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे हैं भैया, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, प्रोटीन्स खा रहे हैं, फिर भी बॉडी नहीं बन रही है, मतलब सॉरी, तो ये सब कॉम्प्लेक्स फूड हम लोग खा रहे हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाता है और वहां पर 5 स्टेप्स में इसका पूरा ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन कैसे बोलूं, डाइजेशन होता है इसका, याद है ना 5 स्टेप्स क्या है, इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर अब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन एंड देन फाइनली क्या हो जाएगा, इजेशन। तो ये स्टेप्स याद होने चाहिए, ठीक है। 5 स्टेप्स क्या क्या हो जाएंगे हमारे, दोबारा लिख नहीं रही हूँ यार, टाइम लग जाएगा इसमें, फटाफट से ये वाला आपने को खत्म करना है ना। तो क्या क्या है याद करो दोबारा, इंजेशन खाना खाया, फिर उसका क्या होगा डाइजेशन, फिर तीसरी चीज क्या होगी, फिर उसका अब्जॉर्प्शन होगा, फिर उसका एसिमिलेशन इस्तेमाल होगा, एंड देन लास्टली जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर हो जाएगा, उससे इजेशन बोलते हैं, ठीक है। सो ये हमारे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 2 बातें याद रखनी है आपने, क्या कि कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, होल फूड खाते हैं, सेकंड चीज यहाँ पे जो ये पूरा डाइजेशन हो रहा है 5 स्टेप्स में होगा, ठीक। अच्छा एग्जाम्पल्स यहाँ क्या है होलोजोइक में, हम जीते जाते हैं, हम ह्यूमंस, है ना, ये देख लिया हमने। अब देखो डाइजेस्टिव, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में फटाफट से आ जाओ, सारे लेबलिंग्स पता होने चाहिए आपको, बार बार बोल चुकी हूँ, डायग्राम बनाने नहीं बोलेंगे, इसका मतलब ये नहीं है लेबलिंग भी नहीं पूछेंगे, तो लेबलिंग याद होनी चाहिए। लेबलिंग याद है तो लगे हाथ, यहाँ पे एंजाइम्स देख लो। स्टार्ट करते हैं माउथ से, माउथ में कौन सा एंजाइम होता है हमारा, सलाइवरी अमाइलेस होता है, सलाइवरी अमाइलेस होता है जी।
सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करके सिंपल कार्बोहाइड्रेट बना देता है, और सरल भाषा में बोलूं स्टार्च को माल्टोस बना देता है। समझ में आ गई ये बात? आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, ईसोफेगस, फूड पाइप। बच गए तुम, यहाँ कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो अपने को इधर कोई एंजाइम नहीं देखना है। नेक्स्ट सीक्वेंस में आ जाता है ये हमारी थैली जिसमें खाना पच रहा है, इसको बोलते हैं स्टमक, पेट सरल भाषा में। पेट में हमारे क्या एंजाइम्स आपको देखने हैं, कायदे से पेट में आपको सिर्फ एक ही एंजाइम देखना है, दैट इज पेप्सिन। पेप्सिन देखना है, और यहाँ पर एक एसिड होता है, वो एंजाइम नहीं है बेटा, यहाँ पर एक एसिड होता है। वो भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर स्टमक में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो बेसिकली पेप्सिन के काम को फैसिलिटेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा। अगर HCl नहीं होगा तो पेप्सिन काम नहीं कर पाएगा, ये बात आप जानते हैं। पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन्स, समझ गए? HCl होगा तो पेप्सिन काम करेगा, काम क्या करेगा, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से सिंपल प्रोटीन बनाएगा। समझ गए ये बात? आगे चलो, अब यहाँ पर आ जाओ जी लिवर में। ये दिख रहा है लिवर को, यार हिंदी में क्या बोलते हैं, जिगर तो नहीं बोलते मेरे ख्याल से, गुर्दा, गुर्दा तो किडनी को बोलते हैं, मेरे ख्याल से जिगरा ही बोलते हैं शायद, मैं कंफर्म करूंगी। बट तुम यहाँ देखो, लिवर, लिवर में क्या मिल रहा है जी आपको, लिवर में मिल रहा है बाइल, बाइल जूस। ये यहाँ पे ना केमिकल डाइजेशन नहीं कर रहा है, समझ लो जैसे हमने क्या देखा, स्टार्च से माल्टोस बन गया, एक नई फॉर्म बन गई। यहाँ पे बाइल वैसा केमिकल डाइजेशन नहीं कर रहा है, ये फिजिकल डाइजेशन करेगा। समझ लो कि एक बड़ा पत्थर था, मैंने हथौड़े से मार मार के उसको छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ दिया, बस इतना काम करता है। बिग फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, उन्हें छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। इसको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। समझ रहे हो ना क्या किया इसने, बड़े पत्थर थे, बड़े पत्थरों को टक 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 ऐसे हैमर से छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ दिया, ठीक है। बिग फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ दिया, और उसका भी कारण है, क्या कारण है कि आगे जो फैट वाले एंजाइम्स आएंगे ना, उन्हें आसानी हो इन फैट ग्लोब्यूल्स के ऊपर काम करने में, उन्हें डाइजेस्ट करने में। समझ में आ गई बात? लिवर का काम खत्म हो गया। आगे चलो पैनक्रियास पे। पैनक्रियास पत्ती जैसा ये आपको देखने को मिलता है ऑर्गन, है ना, और इसमें अभी हम इसका एक्सोक्राइन फंक्शन देख रहे हैं, एंडोक्राइन नहीं देख रहे, वो इंसुलिन वाला। अच्छा, पैनक्रियाज ने क्या करना है जी, पैनक्रियाज पहले तो ढूंढ लूं मैं कहाँ है, ये रहा पैनक्रियाज। यहाँ पे पैनक्रियाज आपको देगा ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन देगा पैनक्रियाज। ट्रिप्सिन इज अनदर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है, ट्रिप्सिन इज अनदर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। यहाँ पर हमारा जो बचा कुचा प्रोटीन था, जैसे स्टमक से बच के आ गया तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं बच पाएगा, तो यहाँ पे ट्रिप्सिन पकड़ के उसको डाइजेस्ट कर डालेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से सिंपल प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, समझ में आ गई? ट्रिप्सिन मिलता है। और पैनक्रियाटिक जूस में आपको अमाइलेस भी मिलते हैं, लाइपेसेस भी मिलते हैं, ठीक है। अमाइलेस एक ही काम है, कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो अभी माल्टोस बनाया था ना, उस माल्टोस को भी ग्लूकोज में बनाने की पूरी तैयारी करते हैं ये यहाँ वाले अमाइलेसेस, ठीक है। अब क्या बचा, लाइपेस। लाइपेस क्या करेगा, लाइपेस, लाइपेस नाम से समझ रहे हो, लाइपेस लिपिड्स, लिपिड्स पे एक्ट करेगा, फैट्स पे एक्ट करेगा। तो ये जो बाइल जूस वाले इमल्सिफाइड फैट्स है ना, टूटे हुए जो टुकड़े हैं फैट्स के, उन पे ये लाइपेसेस काम कर कर उनको सिंपलर फॉर्म में बनाते हैं, जो कि क्या है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। लास्टली क्या बचा, ठीक है, ठीक है, हाँ, तो हमने क्या क्या देख लिए, पैनक्रियाज में ट्रिप्सिन, लाइपेसेस देख लिया। अच्छा, यहाँ पे बाइल का एक और फंक्शन मैं आपको बता दूं, जो ये स्टमक से फूड आ रहा है बेटा, स्टमक से फूड क्या होता है, एसिडिक फॉर्म में होता है ना, उसका पीएच जो होता है 7 से कम होता है, एसिडिक होता है। बट ड्यूडेनम में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्क करना है जब एंजाइम्स को, तो उनको चाहिए अल्कलीन मीडियम, बेसिक मीडियम, मतलब पीएच होना चाहिए 7 से ऊपर। तो वो किससे अचीव होता है, वो भी बाइल जूस से अचीव होता है। जब ये बाइल जूस एक्ट करता है स्टमक से आए हुए खाने पर, तो जो उस खाने का पीएच है वो एसिड से बेसिक हो जाता है, अल्कलीन हो जाता है। तो दो काम हो गए बाइल के, एक तो एमल्सिफिकेशन कर ही रहा है, दूसरा मीडियम चेंज कर रहा है, डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्टमक एसिडिक टू बेसिक बना रहा है उसको, ठीक है। पैनक्रियाज में आ गए। अब क्या हो रहा है, पैनक्रियाटिक जूस और ये बाइल जूस दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आ रहा है, तो ये वहां आ रहे हैं। उसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में खुद के अपने ग्लैंड्स होते हैं, जिन्हें हम इंटेस्टिनल ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे इस पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फाइनल डाइजेशन तो होगी, समझ रहे हो कि अब और खाना टूट ही नहीं सकता, फाइनल डाइजेशन यहाँ पर होती है। इसके अलावा यहाँ पर मेजर अब्जॉर्प्शन भी होती है, जो हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वो भी यही डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ग्लैंड्स, जो कि अगेन कुछ जूसेस को सिक्रीट करेंगे, जिससे फाइनल डाइजेशन हो जाएगा या फाइनल ब्रेकडाउन हो जाएगा, है ना, जिससे जो प्रोटीन्स है वो फाइनली यहाँ कन्वर्ट हो जाएंगे अमाइनो एसिड्स, जिससे और छोटे उसमें वो नहीं टूट सकते, ठीक है। प्रोटीन्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स, फैट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, एंड लास्टली क्या बच गया यार, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ये मैं लिख भी दूंगी अभी, बट ये यहाँ पर हो रहा है। और याद रखें, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन के लिए एक बहुत स्पेशल ऑर्गन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विलाय, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, है ना। उसके अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। तो जब विलाय के अंदर न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हो रहे हैं, वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर चले जाते हैं। अब ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स आ गए, अब एसिमिलेशन होगी। समझ गए मेरी बात?
तो यहाँ पर ये देख लिया हमने क्या होगा, प्रोटीन्स फाइनली कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, अमाइनो एसिड्स में, अमाइनो एसिड्स। कार्ब्स खुद देख लेना यार, कार्ब्स तो तुम लोग जानते हो ना, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा फाइनली। एंड देन लास्टली क्या बचा है हमारा, लास्टली लिपिड्स, लिपिड्स कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ठीक, ये बात हो गई। यहाँ पर भगवान जी का नाम लेकर हम डाइजेशन न्यूट्रिशन को खत्म कर रहे हैं। ठीक, न्यूट्रिशन खत्म हो गई। नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाओ, रेस्पिरेशन पे। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस जो एक्चुअली जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिल पा रहा है, ऑक्सीजन मिल पा रहा है और सेल इस ऑक्सीजन को यूज करके बेसिकली एनर्जी बना रहे हैं। इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, आपने पढ़े हुए हैं, 3 मेजर टाइप्स हैं। अगर हर जगह ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, अनलिमिटेड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है, इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम बोल देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है इसमें, है ना। देखो जब हम रेस्पिरेशन वैसे यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है या फिर फूड से हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखना कि एक स्टेप तो सब में कॉमन है कि ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें कितने 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं इसमें। सबसे पहला स्टेप हमेशा क्या होता है कि ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट में, पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, और पूरी मैथ्स बिठाने के लिए, क्योंकि ये 6 कार्बन थे, 6 से 3 कार्बन वाला ही हमारे पास कंपाउंड बना है, तो उसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये वाला स्टेप सब में कॉमन है। ठीक है, ये वाला स्टेप सब में कॉमन है। इस स्टेप में आपको 2 ATP मिलती है, 2 ATP। याद रखें इस चीज को, सब में कॉमन है, तो ये आप सब में देखने वाले हो, बार बार नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो अब ये वाला स्टेप हो गया, सब में होना ही है। अब उसमें, अब इस एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या अलग चीजें निकलेंगी, यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको याद रखने हैं। CO2 निकलता है, H2O निकलता है, एनर्जी निकलती है। ठीक है, CO2 आप एक्सेल आउट कर देते हो, ब्रीद आउट कर देते हो, H2O आपके शरीर में, आपके सेल्स में इस्तेमाल हो जाता है, एनर्जी आप यूज करते हो। ठीक है, ये हो गई अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले में क्या कर देंगे, नेक्स्ट वाले में हम कर देंगे कंप्लीट एब्सेंस। कंप्लीट एब्सेंस है, समझ रहे हो, दिस इज एन एरोबिक, या इसको फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, याद रखें, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये चीज हो गई, ये चीज हो गई। अब अगेन इसमें भी ये वाला स्टेप सब में कॉमन है, तो इसमें हो गई। पायरुवेट से अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स निकलेंगे, याद रखने हैं आपको। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज एथेनॉल निकलता है, अल्कोहल। ठीक है, CO2 एज यूजुअल निकलती है, और एनर्जी, देखो एनर्जी तो निकलनी ही है। रेस्पिरेशन कर ही क्यों रहे हैं, एनर्जी के लिए कर रहे हैं। तो जितने भी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखोगे इसमें एनर्जी कॉमन है, मतलब एक जो हमारा बाय प्रोडक्ट है वो आपको याद ही रहने वाला है, एनर्जी। एनर्जी निकलेगी ही निकलेगी। उसके अलावा क्या चीज निकली, एरोबिक में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड निकला। अब यहाँ पे पानी को रिप्लेस कर दिया अल्कोहल ने। ठीक है, फर्मेंटेशन में अल्कोहल, इथेनॉल एक अल्कोहल का ही फॉर्म है, आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। ठीक है, सो इथेनॉल यहाँ पे रिलीज होता है जो वाटर को रिप्लेस कर रहा है। देन CO2 कॉमन है यहाँ पे, एनर्जी कॉमन है यहाँ पे। आप तीसरे टाइप का रेस्पिरेशन देख लेंगे जिसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन ही कहते हैं, बट वो मसल सेल्स में होता है। ठीक है, अगेन एनारोबिक ही है ये, एनारोबिक इन मसल सेल्स। ठीक है, मसल सेल्स। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऐसे नहीं होता है यहाँ पे, बट यहाँ क्या होता है, कम ऑक्सीजन होती है। ठीक है, सो लिमिटेड ऑक्सीजन में लिख दे रही हूँ उधर, लिमिटेड ऑक्सीजन, यहाँ लिमिटेड ऑक्सीजन हमारी ये होती है। अब यहाँ पे क्या याद रखने हैं आपको, प्रोडक्ट्स, ये वाला प्रोसेस तो हो गई, ये वाला प्रोसेस हो गई। देन प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्या क्या निकलेंगे, यहाँ पे 2 ही प्रोडक्ट है आपके, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। देखो जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो ना, तुरंत से एक्सरसाइज, तो आपके सेल्स को इतनी जल्दी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, कम ऑक्सीजन में एनर्जी जनरेट करनी है आपके सेल्स को, मजबूरी तो है, तो ये वाला पाथवे चूज कर लेते हैं। अब यहाँ बाय प्रोडक्ट बदल जाएगा, एनर्जी तो मिलेगी आपको, कम एनर्जी मिलती है बट मिलती है एनर्जी। उसके साथ साथ दही निकलता है, लैक्टिक एसिड इज अ फॉर्म ऑफ अ दही। अभी दही आपके मसल्स में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्रैम्प्स आते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है ना वो इसमें रिलीज होती है एरोबिक में, इसमें 38 ATP इसमें बनती है, बाकी सब में 2 ATP है, 2 ATP, इसमें भी 2 ATP। ठीक है, सबसे ज्यादा तो एफिशिएंट रेस्पिरेशन कौन सा है हमारा, एरोबिक रेस्पिरेशन सबसे एफिशिएंट है। नेक्स्ट चलेंगे कहां पर, यहाँ पर आ जाएंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमको देखना है। देखो मैंने वादा किया था कि मैं 15 मिनट में कोशिश करूंगी, ठीक है, मैं वादा तोड़ नहीं रही हूँ, कोशिश मैं कर रही हूँ, बट हो सकता है थोड़ा सा खिंच जाए यार। चलो इधर आ जाओ। अब ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगेन लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे नेजल कैविटी आ जाएगी, ओरल कैविटी की जरूरत नहीं है। उसके बाद फैरिंग्स, फैरिंग्स एक कॉमन एरिया है जहाँ पे नेजल चैम्बर और आपका ओरल कैविटी दोनों मीट करते हैं।
उसको फेरिंग्स बोलते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा, ट्रैकिया आ जाएगा आपका, सॉरी फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आएगा जहाँ वॉइस बॉक्स भी होता है। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया पे आपको ये कार्टिलेज सी शेप कार्टिलेज रिंग्स देखने को मिलती हैं। फिर ये दो में टूटती हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर कर जाएंगी, है ना, जो कि फिर और ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। देन फाइनली वो एंड होंगी, टर्मिनेट होंगी स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिसे हम एल्वियोलाई बोलते हैं। एंड एल्वियोलाई, रिमेंबर, इट इज द मेन साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज। एल्वियोलाई में ही हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है, याद रखें इस बात को, ठीक है। ये बात हो गई। एक बार इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन याद कर लेंगे। हमारे यहाँ दो मसल्स रिस्पॉन्सिबल है, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स। जो रिब्स होते हैं ना, रिब्स, उनके बीच में मसल्स होते हैं, उन्हें इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। देखा, बस गला बैठना चालू। ओके, इंटरकोस्टल मसल्स और हमारे क्या, डायफ्राम, ये दोनों मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब आपको सांस अंदर लेनी है, जब आपको एयर अंदर लेनी है, तो डायफ्राम, जिसकी नॉर्मल पोजीशन ऐसी सी होती है डोम शेप की, ये क्या करता है, ये वाला जो इसका पॉइंट है, ये इससे नीचे ले आता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो हमारे ये इंटरकोस्टल मसल्स है, ये रिब्स को ऊपर उठाते हैं, ठीक है, लिफ्ट करते हैं। अब इस वजह से क्या होगा, लंग्स के अंदर स्पेस भर जाती है, स्पेस भरने से प्रेशर घट जाता है। जैसे लंग्स के अंदर प्रेशर घटा, बाहर से एयर अंदर आ जाएगी। एक्सपायरेशन में उल्टा हो जाता है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टेड डायफ्राम था दोबारा से डोम शेप का हुआ, जो लिफ्टेड रिब्स थे वो दोबारा अपनी पोजीशन पर आ गए। लंग्स के अंदर स्पेस कम हुआ, प्रेशर ज्यादा हुआ। अब जैसे लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा हुआ, एयर लंग्स के अंदर से बाहर एस्केप कर जाएगी। दिस इज हाउ इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस। ये भी हो गया। अच्छा, क्योंकि दोनों में पढ़ना है भैया, दोनों में पढ़ना है, इसको ना भूलें हम। प्लांट्स में भी तो रेस्पिरेशन होती है। देखो, आई होप आपको पता हो, प्लांट्स में दिन के समय दोनों प्रोसेसेस पैरेलली चलती हैं। दिन में फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, रेस्पिरेशन भी हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है क्योंकि उससे कार्बोहाइड्रेट बनाना है, और क्योंकि फोटोसिंथेसिस में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, जिस वजह से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो हमें क्या लगता है, दिन में जो पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, बट आप ये ना भूले, दिन में साथ साथ उनमें रेस्पिरेशन भी होती है, जो हमारी तरह ही होती है। वो भी हमारी तरह ही रिस्पायर करते हैं यार, ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। बट क्योंकि ड्यूरिंग द डे ये जो रेस्पिरेशन, सॉरी, फोटोसिंथेसिस है, ये ज्यादा हो रही होती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही होती है, इसलिए हमें लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। अब ड्यूरिंग द नाइट की बात करूँ, रात में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, सन नहीं है, सिर्फ रेस्पिरेशन हो रही है। तो इसलिए हमें क्या लगता है, रात में पौधों में अलग सिस्टम चल जाता है, रात में ही ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ऐसा नहीं है भैया, दिन में भी वो ये रेस्पिरेशन कर रहे हैं, बट क्योंकि दिन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, इसीलिए वहां पर कुछ और दिखता है। और रात में फोटोसिंथेसिस नहीं है, सिर्फ रेस्पिरेशन है, तो वो रात में हमारी तरह नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ ऑर्गन क्या है रिस्पॉन्सिबल, स्टोमाटास, है ना। ये लीफ है, लीफ पर आपको इस तरीके से दो सेल्स दिखते हैं, जिन्हें हम गार्ड सेल्स बोलते हैं, गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स के बीच में जो पोर होता है उसको स्टोमा बोलते हैं, ठीक है। और यही मेजर एरिया है जहां से गैसियस एक्सचेंज होगा और जहां से ट्रांसपिरेशन भी होता है, ठीक है। तो याद रखना, स्टोमाटा की वजह से गैसियस एक्सचेंज प्लस ट्रांसपिरेशन दोनों होता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन, ये दोनों हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि किस चीज पर डिपेंड करता है स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजिंग। सो अमाउंट ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है ना, आप ये बात जानते हो। अगर गार्ड सेल्स में ज्यादा पानी है और वो स्वॉलन है तो स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। अगर गार्ड सेल से पानी बाहर निकल गया और जो गार्ड सेल्स हैं वो फ्लैसिड हो गए, समझ रहे हो, श्रिंक हो गए, तो श्रिंक होते ही स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। याद रखें, स्वॉलन है तो ओपन है पोर, और अगर वो श्रिंक्ड है तो क्लोज है स्टोमेटल पोर। फाइनली थर्ड प्रोसेस पे आ गए, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में आपको क्या क्या देखना है, ब्लड देखना है, ब्लड वेसल्स देखना है, हार्ट देखना है। सबसे पहले इस हार्ट को देख लेंगे। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाऊंगी मैं, ठीक है, और आप लोग भी ऐसे ही बना के प्रैक्टिस कर सकते हो हार्ट को। सो ये बनाया हार्ट। हार्ट में कितने, 4 चैम्बर होंगे हमारे। ये 4 चैम्बर होते हैं ना क्लास। अपर वाले चैम्बर्स को क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं। नीचे वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल बोलते हैं। हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो वेन्स हैं भले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, पर मन की बुरी नहीं होती। क्यों, क्योंकि वो हार्ट को ब्लड से मिलाती हैं। बेसिकली बॉडी का पूरा जो ब्लड होता है उसे हार्ट तक लेके आती हैं। सो यहाँ पर ये जो वेसल्स लेकर आ रही हैं हार्ट तक ब्लड को, उन्हें क्या बोल देते हैं, वेन्स बोल देते हैं, ठीक है, वेन्स बोल देते हैं। और जो आर्टरीज होती हैं, भले कितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ट्रांसपोर्ट कर ले, बट मन से बहुत ही बुरी होती हैं, एकदम करमजली टाइप्स होती हैं। क्या करती हैं, ये ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, अवे, समझ रहे हो, ए फॉर आर्टरीज, ए फॉर अवे, दूर लेके जा रही हैं, ठीक है। सो यहाँ से ये जो वेंट्रिकल से ब्लड दूर जा रहा है हार्ट से, कौन लेके जा रहा है, आर्टरीज। आर्टरीज नेमिंग आपको पता होनी चाहिए। लेफ्ट साइड में आप जानते हो, लेफ्ट साइड में ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओहो लेफ्ट नहीं है, राइट है, सॉरी गलती हो जाती है, राइट एट्रियम,
राइट वेंट्रिकल, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ये ब्लू कलर से बनाने का मकसद ही मेरा ये था, तुम लोग समझ जाओ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ठीक है, अब यहाँ की ब्लड वेसल्स याद कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर आएगी वीना कावा, वीना कावा विच इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ योर बॉडी। ये ब्लड लेकर आ रही है बॉडी से कलेक्ट करके किधर, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है जिसे ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ट्राइकस्पिड। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, क्यों, 3 कस्प होते हैं उसमें, इसलिए ट्राइकस्पिड। अब इस तरीके से ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल से आर्टरीज दूर लेके जाएंगे, बट ये आर्टरी कौन सी है, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी है। देन उसके बाद क्या है हमारा, इस तरह राइट साइड पे, आप जानते हो राइट साइड नहीं है वो, लेफ्ट साइड है, क्या हो गया मुझे आज ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब यहाँ पे अगेन ब्लड वेसल्स देख लेंगे। सबसे ऊपर वेन तो लेकर आएगी, बट वेन का नाम क्या है, यहाँ पे नाम है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। अभी यहाँ जो तुम लोग कैलकुलेशन करके रिश्ते लगा रहे हो ना, या पल्मोनरी वेन या पल्मोनरी आर्टरी, समझाऊंगी ऐसा क्यों होता है। अच्छा ठीक है, फ्लो कैसे आया, वेन से लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ पर हमारा 2 कस्प वाला वॉल्व होता है जिसे हम बाइकस्पिड बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये यहाँ प्रेजेंट होता है। देन इसके थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड, एंड देन आर्टरी के थ्रू बाहर। अब यहाँ पर कौन सी आर्टरी होती है, यहाँ पे आर्टरी का नाम होता है एओर्टा। एओर्टा क्या है, हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ब्लड वेसल होती है, ब्लड वेसल नहीं आर्टरी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डबल सर्कुलेशन आपने समझनी है। ये हमारा दिल है, ठीक है, इस दिल में ये हमारी राइट साइड है, ये हमारी लेफ्ट साइड है, समझ गए। सबसे पहले क्या होगा, इस राइट साइड में वेंट्रिकल से सबसे पहले ब्लड जाएगा कहाँ, लंग्स के पास जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि लंग्स के पास जा रहा है, समझ लो इसे, इसलिए यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी का मतलब ही बायो में लंग्स होता है। ठीक है, जहां भी वर्ड देखो पल्मोनरी, याद रखना लंग्स से उसका कुछ रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है हमें नहीं पता, बट रिश्ता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, ब्लड लेके तो जा रही है राइट वेंट्रिकल से, कहाँ लेके जाएगी, लंग्स में। लंग्स में क्या होता है, शुद्धि होती है, शुद्ध होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया जाता है। तो यहाँ से राइट साइड से निकल रहा था, डीऑक्सीजनेटेड था, है ना। अब लंग्स में गया, लंग्स में क्या हो गया, शुद्ध हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ऑक्सीजनेट होके कहाँ हुआ, लेफ्ट एट्रियम में आया। कौन सी वेन लेकर आएगी, क्योंकि अगेन इसका रिश्ता लंग्स के साथ ही है, तो ये वाली वेन भी लंग्स से जुड़ी हुई होगी, इसलिए इसको हमने पल्मोनरी वेन कह दिया था। तो आई होप आपको समझ आ रहा है, पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब ये जो साइकिल है ना, ये साइकिल जिसमें पल्मोनरी पल्मोनरी चल रहा है, लंग्स लंग्स चल रहा है, इसको बोल देते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोल देते हैं इसको, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे चलो कलर चेंज करते हैं। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के कहाँ जाएगा, बॉडी के पास, क्योंकि भैया ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, भर भर के ऑक्सीजन है इस ब्लड में, और ऑक्सीजन किसको देना है, ब्लड को, सेल्स को देना है, बॉडी को देना है। तो अब ये ब्लड कहाँ जा रहा है, सेल्स के पास जा रहा है, सेल्स को ऑक्सीजन बांटने के लिए। ले भाई, जिसको ऑक्सीजन चाहिए तुम ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी आर्टरी होती है, यहाँ पे आप जानते हैं एओर्टा होती है। ठीक है, अब ये बॉडी ने ऑक्सीजन लिया, बॉडी बहुत चंट है, बॉडी करती है बार्टर सिस्टम, कि भैया ऐसे नहीं है फ्री में ले रहा है तुमसे ऑक्सीजन, तुमको कार्बन डाइऑक्साइड भी दे रहे हैं। तो ब्लड से सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन उठा लेते हैं, भर भर के कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। अब बॉडी से जो ब्लड आ रहा है वो हो गया डीऑक्सीजनेटेड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर आएगा जी, राइट एट्रियम में आएगा, है ना। कौन लेकर आएगा जी, वीना कावा। अब जहां पे आपको स्टाइलिश नेम्स देखने को मिले, एओर्टा, वीना कावा, ये वाली कहलाती है सिस्टेमिक, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, अब कृपया याद रखें आप, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यही दोनों मिला के डबल सर्कुलेशन कहलाता है जी। वाह, समझ गए, नहीं समझे, नहीं समझे तो दोबारा एक बार जाइए पढ़िए किताब में और फिर देखिए, समझ आ जाएगा तुरंत। तो ये हो गया। अच्छा जी, ये हमने, अच्छा ब्लड के बारे में तुम जानते हो, ब्लड के बारे में, है ना। ब्लड में क्या होता है, 55% प्लाज्मा होता है जो कि उसका फ्लूइड कंपोनेंट है। 45% क्या होते हैं उसमें, सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये बात हो गई ब्लड की। वेसल्स की बात कर लो, वेसल्स में कौन कौन है, आर्टरीज हैं। आर्टरीज भले ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, पर दिल से तो बुरी हैं, ब्लड को दूर कर देती हैं हार्ट से, सो दे टेक अवे हार्ट ब्लड फ्रॉम दी हार्ट। ठीक है, इसकी वॉल्स थिक होती हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड आता है इसमें, तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर ज्यादा है, एक बात हो गई। दूसरी बात, उस ब्लड प्रेशर को झेलने के लिए वॉल्स थिक है, एकदम मोटी कैडी सी है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आर्टरीज की वॉल्स थिक है। अब वेन्स में देखो, वेन्स में क्या होता है, वेन्स भले बेचारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करती है, बट मन की साफ होती है, इसीलिए ब्लड को हार्ट से मिलवाने ले आती हैं। ठीक है, मिलाप कराती हैं, इसीलिए दे ब्रिंग बैक ब्लड टू द हार्ट। ठीक है, ऑल्सो इनमें प्रेशर ज्यादा नहीं होता, ब्लड प्रेशर कम होता है। ठीक है, इसलिए इनकी वॉल्स थिक नहीं है। दो बात हो गई, अगेन ब्लड प्रेशर कम है, दूसरी बात वॉल्स इनकी थिन है। अच्छा, यहाँ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वेन्स का, इनमें होते हैं वॉल्व्स,
ये बोल रही हूँ, ये वॉल्व्स, ये नहीं बोल रही, ठीक है, गलती से ये मत समझ लेना, नीचे वाला वॉल्व्स बोल रही हूँ। वॉल्व्स क्यों होते हैं? ताकि, क्योंकि यार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, दोबारा से इसका बैक फ्लो ना हो जाए, वापसी से ऑर्गन्स पे ना चले जाए। इस बैक फ्लो को इंश्योर करने के लिए हमारे पास यहाँ वेन्स में वॉल्व्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स खत्म करिए, फटाफट से प्लांट्स में आएंगे। प्लांट्स में क्या है आपको पता है, वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम है, एक ही डायरेक्शन में करता है ना, रूट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द ट्री। वही फ्लोएम किस लिए है, फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए है। दो डायरेक्शन में फूड ट्रांसपोर्ट होता है, आप जानते हो है ना। लीव्स से अगर ऊपर वाले लीव्स तक जाना है वहां भी ट्रांसपोर्ट होगा, लीव्स से अगर रूट तक आना है वहां पर भी ट्रांसपोर्ट होगा, इसीलिए जो फ्लोएम है बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो प्रोसेस है पानी ट्रांसपोर्ट करने की जाइलम के द्वारा, इट्स अ पैसिव प्रोसेस, ठीक है। पैसिव से क्या समझ रहे हो, एनर्जी का इस्तेमाल यहाँ नहीं हो रहा है। और वही फ्लोएम से जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, इट्स एन एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस क्यों बोल रही हूँ, यहाँ एनर्जी का इस्तेमाल होता है इसीलिए, ठीक है। पूरा डिटेल में आपको ये वाला पार्ट पढ़ना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं, ठीक है। भले आपको पता होगा, आपको उसकी आंसर की फ्रेमिंग कैसे करनी है उसके लिए आपको रीड करना पड़ेगा ये वाला पैराग्राफ जो बुक में है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप जानते हो कॉन्सेप्ट आ जाता है रूट प्रेशर का, है ना, ट्रांसपीरेशनल पुल का प्रेशर, आई मीन कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो सब चीजें आपको देखनी है। यहाँ पे सिंक और लोड उसकी बात की गई है, तो वो आपको बुक में अच्छे से देखकर समझ लेना है। अगर इस समय जब मैं ये टर्म्स बोल रही हूँ और आपको क्लियर है दिमाग में कि रूट प्रेशर क्या है, ट्रांसपीरेशनल पुल क्या है, सिंक क्या है, लोड क्या है, तो जरूरत नहीं है। बट अगर क्लियर नहीं है तो बुक में प्लीज रीड कीजिए। बुक में रीड करके नहीं समझ में आता है, आप लेक्चर में समझ सकते हैं, जो डिटेल्ड लेक्चर है। अब यहाँ मैं इसी चीज को ज्यादा समझाऊंगी तो टाइम खिंच जाएगा। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन में आ जाते हैं। एक्सक्रीशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गन्स, किडनीज रिस्पॉन्सिबल है। किडनीज में आपको सीक्वेंस आ जाता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हो तो सीक्वेंस आया हुआ है, याद रखना क्या सीक्वेंस है। सबसे पहले तो ये किडनीज आएंगी, किडनीज के बाद क्या आएगा, यहाँ ये जो निकल रही है ना ये पाइप, इस पाइप को बोलते हैं यूरेटर्स, ये यूरेटर्स आ जाएंगी। देन उसके बाद यहाँ पर एक ऐसा मस्कुलर सा ऑर्गन आ जाता है जिसको हम ब्लैडर बोलते हैं, ब्लैडर, ठीक है। और ब्लैडर से नीचे एक और पाइप होती है जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये दिख रहा हो, दिख रहा है क्या, हाँ, ब्लैडर और यूरेथ्रा दिख रहा है ना, समझ में आ गया। सीक्वेंस पता होना चाहिए, किडनी, फिर यूरेटर, फिर ब्लैडर और यूरेथ्रा, याद रखना, पहली वॉर्न कर रही हूँ, आ जाता है। अब चलो क्लोज उसमें देखेंगे कि किडनीज तो बहुत बड़ी होती हैं यार, ठीक ठीक होती है, मतलब इतनी होती है, तो इसके अंदर कैसे फिल्टरेशन हो रही है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिखते हैं ये टाइनी से मिलियंस ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, दीज आर नीफ्रॉन्स, दीज आर नीफ्रॉन्स। याद रखो हर ऑर्गन में कुछ बेसिक यूनिट है जो काम कर रही है। लंग्स में एल्वियोलाई थी जहां पर फिल्टरेशन हो रही थी, नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन है, किडनी में नीफ्रॉन है। सो हर जगह की बेसिक यूनिट प्लीज याद रखें, याद क्या रखें, समझ लें। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, कैसे वो होता है। सबसे पहले आपके पास यहाँ एक गुच्छा होता है, आर्टरीज का गुच्छा, टफ्ट ऑफ आर्टरीज, इसको बोल देते हैं जी बोमैन कैप्सूल, बोमैन कैप्सूल। यार एक मिनट, मैंने शायद इमेज बनाया है इसका, इमेज नहीं बनाया है, कोई बात नहीं, मैं यही दिखा देती हूँ। तो ये टफ्ट ऑफ आर्टरीज, गुच्छा जो है आर्टरीज का, इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है। और ये जो बोमैन कैप्सूल की वॉल्स है, इन आर्टरीज की जो वॉल्स है वो पोरस है। सो यहाँ से कुछ सामान निकल के, ब्लड में से कुछ सामान निकलकर, इंप्योरिटीज सहित कुछ सामान निकलकर इस कटोरे में आ जाता है। इस कटोरे को बोलते हैं जी, ओहो बोमैन कैप्सूल, उल्टा बता दिया यार मैंने, एक मिनट रुक जाओ, सॉरी दोबारा से समझो, हो जाता है यार कभी कभी जल्दी समझाने में। ओके, तो देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, ये टफ्ट ऑफ आर्टरीज है ना, गुच्छा है आर्टरीज का, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं यार, ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब इस ग्लोमेरुलस से ब्लड बहुत प्रेशर में इसमें पास करता है, एंड इसकी वॉल्स क्योंकि पोरस होती हैं तो इसके वॉल्स से कुछ सामान निकलकर इस कटोरे में जमा हो जाता है जिसे बोलते हैं बोमैन कैप्सूल, बोमैन कैप्सूल, ठीक। इस कटोरे में क्या होगा, कुछ सामान निकलकर आ जाएगा ब्लड से, इंप्योरिटीज सहित उसके साथ। अब क्या होगा, इसके बाद जब आप देखते हो जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से आपको ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखता है जो फाइनली कनेक्ट हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक। यहाँ पर इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले देखा ग्लोमेरुलस जो कि गुच्छा है आर्टरीज का, जिसमें बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है, और क्योंकि इसकी जो वॉल्स है वो छन्नी जैसी है, छेद है उसमें, तो ब्लड का कुछ हिस्सा निकलकर इसके अंदर आ जाएगा जिसको हम बोमैन कैप्सूल बोलते हैं। बोमैन कैप्सूल के अंदर जो भी अभी इनिशियल हमको चीज मिली है इसको इनिशियल फिल्टरेट बोल देते हैं। इसके अंदर क्या मिला है हमें,
धोखा, इसके अंदर नहीं धोखा नहीं मिला यार, मतलब ये ओके। सो इसमें क्या मिला हमें, इनिशियल फिल्टर रेट मिला। ठीक है, अब इस इनिशियल फिल्टर रेट में इम्प्योरिटीज के साथ साथ बहुत काम की चीजें भी होती हैं भाई, प्रोटीन्स भी आ जाते हैं, ग्लूकोज भी आ जाता है, सॉल्ट्स आ जाते हैं, जो तो कुछ काम की चीजें भी हैं इनिशियल फिल्टर रेट में। तो आप क्या देखेंगे इनिशियल फिल्टर रेट में, फिल्टर रेट में क्या क्या है, इम्प्योरिटीज तो है ही है, ब्लड की जो इम्प्योरिटीज है बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो तो है ही, उसके साथ साथ यूजफुल कंपोनेंट्स भी होते हैं, यूजफुल कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि अमाइनो एसिड्स, जैसे कि वाटर, जैसे कि सॉल्ट्स, ये सब काम की चीजें भी हैं। तो अब क्या करेगी न्यूट्रॉन, उसको यूं ही जाने देगी वो भी सुसु में, नो नो नो, दिस कांट बी पॉसिबल। सो अब क्या होता है यहाँ पे, जो ये ट्यूबुलर पार्ट है बेटा, ये जो ट्यूबुलर पार्ट है यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है, माने कि जो चीज काम की है उसे दोबारा से अब्जॉर्ब कर दिया जाता है और जो काम की नहीं है उसको जाने देते हैं। ठीक है, तो जो ट्यूबुलर पार्ट है यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन होता है, माने कि जो भी यूजफुल सामान है उसको दोबारा अब्जॉर्ब किया जाता है और जो काम का नहीं है उसे आगे भेज देते हैं। तो इस कलेक्टिंग डक्ट में फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो एक्चुअल यूरिन होता है। ठीक है, वो एक्चुअल यूरिन होता है जो कि फर्दर किससे कनेक्ट होगा, ये जो कनेक्टिंग डक्ट है ये कनेक्ट हो जाता है हमारी आगे चल के यूरिटर्स से। फिर बाकी का सीक्वेंस आप जानते हो, यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा बाहर। समझ में आ गई, ये सीक्वेंस समझ में आ गया। देखो कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे ऐसी आशंका हो रही है कि मैंने कुछ तो इसमें मिस किया है। तो ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो आगे चलो, याद आएगा तो बता दूंगी यार, ठीक है ना, मोटा मोटा यही चीज हमारी है। आगे चलेंगे, पौधों की बात कर लेते हैं, आखिरी टॉपिक है ये, है ना, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। जो भी चीज हमने, जो भी प्रोसेस पढ़ी है वो हमने दोनों में पढ़ी है। सो ये कैसे छोड़ दे। अच्छा, पौधों में लंग्स नहीं है, पौधों में किडनीज नहीं है, उनको मतलब भगवान ने कुछ भी नहीं दिया। हद लेवल की जो वो होती है ना डिस्क्रिमिनेशन, वो करी है भगवानों ने इन पौधों के साथ। पर ठीक है, ये भी गुजारा जैसे तैसे कर रहे हैं अपना। आप देखो इनका जो एक्सक्रीशन का तरीका है वो कैसे कर रहे हैं। अगर एक्स्ट्रा गैसेज है इनके पास, पानी है इनके पास, तो स्टोमेटा से निकाल देते हैं उसको, निकल, तेरा काम नहीं। ठीक है, सो गैशियस वेस्ट है या फिर वाटरी वेस्ट है तो उसको ट्रांसपिरेशन के थ्रू स्टोमेटा से निकाल देते हैं, है ना। देन सॉलिड वेस्ट है, अगर कोई सॉलिड वेस्ट है तो उसको स्टोर करती है किसमें, जो पुराने लीव्स हैं, जो झड़ने वाले लीव्स हैं, है ना, उसमें स्टोर करके रख देते हैं कि भैया तू तो वैसे ही मरने वाला है, तू गिरेगा तो हमारा वेस्ट भी ले जाइयो प्लीज, इतना तो कर ही सकता है। तो क्या करते हैं, शेड जो होने वाला लीव्स उसमें स्टोर कर देते हैं, या बार्क होती है बार्क में स्टोर कर देते हैं, या फॉलिंग फ्रूट्स में स्टोर कर देते हैं वेस्ट को। देन गम्स एंड रेजिन्स, अगर आपने नोटिस करी हो कभी, ठीक है, इनसे ग्लू भी बनता है, लेटेक्स भी बनता है। सो गम्स एंड रेजिन्स जो कि एक्चुअली एक्सक्रीटेड पार्ट है प्लांट का, उसको भी हम सेल्फिश इंसानों ने इस्तेमाल में ले आए हैं, उससे भी ग्लू बना ली है। ठीक है, सो इस तरीके से प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता है। और ये जो हमने अभी डिस्कस किया है, ये एक तरीके से बहुत समझ रहे हो कि हाईलाइटेड पार्ट्स को हमने डिस्कस किया है इस वीडियो में। आपको अगर आपने ये इस लेक्चर से पहले चैप्टर नहीं पढ़ा है तो कायदे से पढ़ लेना, मैं बता रही हूँ। इस लेक्चर के बेसिस पे सिर्फ बैठ जाओगे एग्जाम देने की, इस लेक्चर के बेसिस पे निकाल देंगे तो नहीं निकलेगा। ठीक है, एंड आई होप आपका रिवीजन इस वीडियो से हो पाया हो, अच्छा रिवीजन हो पाया हो। अगर कुछ भी मुझसे मिस हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए, आप जानते हैं मैं कमेंट्स रीड करती हूँ। हाँ, थोड़ा टाइम लग जाता है रिप्लाई देने में, समझो यार, थोड़ा होता है ना। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड दिस वाज इट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।